नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू इज ₹1,60,000 sold for 3 lakh through a broker who charged 2% commission on deal। मतलब आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है जो 1,60,000 का था उसको सोल्ड किया है 3 लाख रुपीस में, और जो ब्रोकर था उसने कमीशन चार्ज किया है 2%। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब हमें जो एंट्री पास करनी है वो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे पास करनी है, तो अंडरलाइन करो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को। अब इसका मतलब है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है जब आपने सेल किया उसकी एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन में जो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसका मतलब होता है एट द टाइम ऑफ सेल एंट्री टू बी पास्ड। अब हमने जो ऊपर फॉर्मेट सीखा था उसमें था जब हम सेल करते हैं कोई भी एसेट को, तो ये एंट्री थी दैट अमाउंट रिसीव फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। मतलब इसमें एंट्री हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसमें भी हमारी जो जनरल एंट्री पास होगी वो यही होगी कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। की एंट्री पास होगी। अब इसके अंदर में जब आप एंट्री पास करते हो तब आपको हमेशा इसका फॉर्मेट बना के पास करना है। हम अभी ऐसे ही पास कर रहे हैं, बाकी एग्जाम में जब भी पूछेंगे तो जर्नल एंट्री का बाकायदा फॉर्मेट होगा कि भाई डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, चाहे वो एक एंट्री बोले या दो एंट्री पूछे या तीन एंट्री पूछे, हमेशा फॉर्मेट पे ही जाएगा। सो बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग sold at 2% commission। Now over here ये जो 2% कमीशन है मतलब कि हमें 3 लाख का अब 2% देना है। सो 3 लाख का 2% कमीशन विल बी 6,000। मतलब उसको 6,000 कमीशन देने के बाद आई विल हैव 2,94,000। सो 2,94,000 की एंट्री आएगी। तो मतलब आपकी एंट्री क्या हो गई, बट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000 2,94,000। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 में पास जर्नल एंट्रीज इन दी फॉलोइंग केसेस बोले हैं। ओके, अब इसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो टोटल ए बी सी डी हमें 4 केस दे दिए गए हैं। तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही बना लेते हैं। जनरल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सबसे पहले है ए, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1500। अब देखो एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन बोला है, तो एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखो एंट्री पास करी है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन की, कि अगर कभी भी एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन होगा तो इसकी एंट्री टू बैंक कैश बोल के आएगा रियलाइजेशन में। तो इसीलिए इसकी एंट्री हम जब यहाँ पे पास करेंगे तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,500 रुपया एंड 1,500 रुपया।
एंट्री जाएगी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, क्योंकि यहाँ पे जब आपने फॉर्मेट बनाया था तब उस फॉर्मेट में आपने लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक एंड कैश अकाउंट। अब ये अमाउंट बहुत छोटी थी, 1500 रुपया था, कुछ लिखा नहीं है कि चेक या कैश, तो हम इसे कैश मान के चलेंगे और एंट्री पास कर देंगे। देन बी, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 है बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। अब एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो 600 रुपया था बट इट इज पेड बाय मोहन, मतलब मोहन ने पे किया और वो पार्टनर। ओके, तो अगर कोई पार्टनर एक्सपेंस देता है कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि फॉर अ लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर या और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, तो कोई भी एक्सपेंस अगर वो पे करता है तो एंट्री हम क्या पास कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ पे हमें पार्टनर का नाम दिया है, तो इसीलिए अब ये एक्सपेंस जो है पार्टनर पे करेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड एज पार्टनर पे करेगा, तो कैश अकाउंट की जगह पे पार्टनर का नाम आएगा, और पार्टनर का नाम दिया है मोहन, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मोहन कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट वुड बी 600 रुपीज। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, इसलिए पार्टनर का नाम आ गया। सी, Mohan, one of the partners of the firm, was asked to look into the dissolution of the firm, for which he was allowed a commission of 2000. Okay, अब यहाँ पे मोहन नाम के मतलब ये अब एंट्री दूसरी है, ठीक है। मोहन जो एक पार्टनर है फर्म का, उससे बोला गया है कि भाई तुम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म देखो, मतलब कि हम बाहर से हायर करेंगे, इससे अच्छा है कि तुम ही इसको देखो और उसके लिए हम तुमको 2000 रुपया कमीशन दे देंगे। तो इसका मतलब है कि वो मनी जो है वो मोहन को जाएगा, who was asked to look into the dissolution of the firm and for which he was allowed a commission of 2000। तो अब इसकी एंट्री हम वही सेम पास कर देंगे, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000 being realization expense paid to मोहन। डी, डी में लिखा है मोटर कार of book value 50,000 is taken over by creditor of the book value 40,000 in final settlement। अब अकॉर्डिंग टू द फोर्थ में लिखा था कि आपका जो मोटर कार है वो 50,000 का है। अब इसे 50,000 को एक हमारे क्रेडिटर ने ले लिया और क्रेडिटर ने इसे 40,000 रुपए में ले लिया, मतलब उसको मुझे 40,000 रुपए देना था, उसने बोला कि ठीक है मुझे आप आपकी मोटर कार दे दो, और हमारा फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब इन फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये जो एंट्री है वो आपस में हो गया, क्रेडिटर और मोटर कार गई उसके पास, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक भी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट में रियलाइजेशन के अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मोटर कार क्रेडिटर ले गया। तो हमारी बुक में एंट्री तो आनी चाहिए कहीं पर भी, जो हमारे यहाँ पे कहीं पर भी एंट्री नहीं है कि हमारा जो भी लाइबिलिटी है वो कोई भी अगर ले जाता है क्रेडिटर, यहाँ पे हाँ पार्टनर लेके जाएगा तो उसकी एंट्री आएगी, पर अगर कोई क्रेडिटर ले जाता है तो उसकी एंट्री हमारे इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, इसीलिए हम इसकी एंट्री पास नहीं। नो एंट्री। अब इसमें हमें टोटल नहीं करना है, तो ये एज इट इज हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ओवर होता है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जर्नल एंट्री बोलिए पास करने के लिए, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग
ऑप्शन ए बी सी, मतलब सॉरी नॉट द ऑप्शंस, क्वेश्चंस हैं ए बी सी, मतलब 3 है, तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। जनरल डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा था, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 15,000 रुपए का, वेयर टू बी मेट बाई राहुल, मतलब बोला था कि राहुल इसको मीट करेगा 15,000 रुपए का, बट अ पार्टनर, राहुल एक पार्टनर है, बट वेयर पेड बाय द फर्म, बट किसने पे किया, फर्म ने पे किया। अब देखो अगर फर्म पे करेगा तो फर्म के पास से जाएगा पैसा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइज, एक्सपेंस जो था रियलाइजेशन का वो 15,000 रुपए का था, वेयर टू बी मेड बाई राहुल, मतलब वो राहुल को देना था, अ पार्टनर, बट वेयर पेड बाय द फर्म, अब बट फर्म ने पे किया। अगर फर्म पे करेगा तो मतलब है कि फर्म के पास से पैसा जाएगा, तो पैसा गोज आउट, तो इसीलिए फर्म में क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा 15,000 रुपया। अब ये 15,000 रुपया जो जाएगा वो किसको जाएगा, तो इट विल गो टू द राहुल्स कैपिटल, क्योंकि राहुल को मिलेगा, तो राहुल इज द रिसीवर, इसीलिए राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000 रुपया। अब वापस मैं रिपीट करता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 वेयर टू बी मेट बाय राहुल, मतलब राहुल को मिलना चाहिए था 15,000 रुपया, अब पार्टनर है, बट वेयर पेड बाय द फर्म, बट फर्म ने पे किया, तो इसीलिए पहले राहुल के कैपिटल में गया, तो राहुल इज द रिसीवर, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग, इसके अंदर नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखना है, तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेबल बाय पार्टनर, तो पहले फर्म क्या करेगा, राहुल के कैपिटल को देगा और फिर राहुल अपने पास से पैसा देगा, वो बात की बात है। अभी तो फिलहाल रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो बैंक से गया फर्म के, इसलिए वो एंट्री हम पास करेंगे। सेकंड यानी बी, ये ए की एंट्री थी, अब बी की एंट्री, रमेश अब पार्टनर है, वॉज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000, रमेश जो पार्टनर है वॉज पेड मतलब उसको दिया, रेम्यूनरेशन दिया 25,000 रुपए का, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और उसे ये बोला गया था कि जो हम तुमको 25,000 रुपए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उससे ही हैज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस उसको देखने हैं, तो उसकी एंट्री अब क्या हो जाएगी, सारे एक्सपेंसेस अब उसी को देखने हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रमेश कैपिटल, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री पास करी थी कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, तो हम ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और उसके सबसे एंट्री पास कर देंगे। एन अमाउंट विल बी 25,000, 25,000 रुपए था इसका, तो हम उसको 25,000 रुपए दे देंगे। Yes, sir. Being remuneration paid to partner for meeting expenses. C. Anuj, a partner, was paid a remuneration of 20,000 and he has to meet all the expenses. Anuj, partner है, he was paid a remuneration of 20,000
and he has to meet all the expenses, उसे सारे expenses meet करने हैं. Firm paid an expense of 5,000. ओके, अब फर्म ने एक्सपेंस पे किया है 5,000 का, तो इसमें अब एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल. तो पार्टनर वाज पेड अ रेम्युनरेशन ऑफ 20,000. पार्टनर को तो आपने 20,000 देने का वादा किया, बट अब फर्म ने कितना पे कर दिया, 5,000 रुपया फर्म ने पे कर दिया, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट 5,000 फर्म के नाम पे आ जाएगा और बाकी का जो 15,000 रुपया है वो चला जाएगा अनुज को. मतलब फर्म वाज रेडी टू पे 20,000. अब उस 20,000 वो अनुज को दे रहे थे और बोल रहे थे कि भाई एक काम करना, हम तुमको 20,000 रुपीज देते हैं और उस 20,000 में से तुम सारे एक्सपेंसेस पे कर देना. पर मीन टाइम में फर्म ने एक 5,000 रुपए का जो एक्सपेंस था वो फर्म ने पे कर दिया. तो जो फर्म ने 20,000 रुपया अलग से निकाला था उसमें से 5,000 फर्म ने पे कर दिया और बाकी का जो 15,000 रुपया बचा वो अनुज को दे दिया. सो बीइंग remuneration paid to partner and realization expense paid. सारी एंट्रीज क्लोज हो गई. हमें टोटल नहीं करना है, सिर्फ एंट्री पास करनी है. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. 3 एंट्रीज हमें पास करनी है. फॉर्मेट बना देते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट. चलो सबसे पहले कहते रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वेर पेड बाय द फर्म. तो जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था वो फर्म ने पेड किया ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, आलोक के बिहाफ पे, अ पार्टनर विद whom इट वाज एग्रीड एट 7,500. मतलब आलोक ने बोला था कि वो रेडी है 7,500 रुपया दे देगा. तो जब उसने बोला था कि वो 7,500 रुपया दे देगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 7,500. बट फर्म का जो एक्सपेंस था वो था 10,000 रुपये का. सो टू बैंक, क्योंकि फर्म पे करेगा तो 10,000. अब जो डिफरेंस है उसे पे करना है, so that is realization account debited 2500. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट था 10,000 वे पेड बाय द फर्म. अब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस मुझे पे करना है तो एंट्री हम पास करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक 10,000 रुपया 10,000 रुपया. अगर मुझे कोई भी एक्सपेंस पे करना है तो एंट्री क्या पास करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 10,000 रुपया 10,000 रुपया. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ और ये बोला गया ऑन बिहाफ ऑफ आलोक पार्टनर विद whom इट वाज एग्रीड 7,500. मतलब अब फर्म ने आलोक के साथ मिलकर बोला, तो आलोक ने बोला कि भाई मैं भी 7,500 रुपये एक्सपेंस पे करूंगा. तो इसीलिए आलोक का नाम ऊपर आ गया 7,500 रुपये और 10,000 में जो डिफरेंस था वो अब फर्म के रियलाइजेशन से चला गया. सो अब नरेशन हम लिख देंगे, being realization expense paid. B, realization expenses amount to 5,000 था. It was agreed that the firm will pay 2,000 and balance by Ravindra, a partner. ओके, अब यहाँ पे एक चीज को नोट करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस था आपका 5,000 रुपया और ये एग्रीड हो गया था कि फर्म पे करेगा 2,000 रुपीज. ओके, तो अगर फर्म पे करेगा 2,000 रुपीज तो उसकी एंट्री आप पास कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज एंड बैलेंस बाय रविंद्र, अब पार्टनर. अब रविंद्र पे करेगा बैलेंस,
बट अब बैलेंस वो पे करेगा, यहाँ पे ये एग्रीड नहीं हुआ है। जैसे ऊपर के स्टेटमेंट में एग्रीड था, अगर आप ऊपर के स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो क्या लिखा था, ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर होम इट वाज एग्रीड, और यहाँ पे ये वर्ड एग्रीड नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक की ही पास करनी है, हम रविंद्र का नाम यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग Being realization एक्सपेंस पेड। paid. सी, dissolution expense amounted to 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm। अब पेड बाय अमित नहीं है, अब पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि बिहाफ ऑफ द फर्म। तो पे किसने किया, अमित ने पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अमित, realization expense paid by Amit। All the entries are over, so we will close। क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। जनरल फॉर्मेट डेट, नंबर 1 ए में लिखा है क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000 accepted 40,000 as cash and investment worth ₹43,000 in full settlement of their claim। मतलब मेरे को क्रेडिटर जो था, मेरा एक क्रेडिटर जिसको मुझे 85,000 देना था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक उसको मैंने कैश दे दिया 40,000 का, और उसका मेरा इन्वेस्टमेंट दे दिया 43,000 का, और बोला अकाउंट इज सेटल्ड। तो इन फुल सेटलमेंट वर्ड दिए हुए। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से कैश गया 40,000, 40,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन में बीइंग द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो हम यहाँ पे सिर्फ कैश की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि मेरे फॉर्म में से कैश गया। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम पास नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जाएगा और दूसरा जाएगा क्रेडिट के अकाउंट में। रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं होगा, तो उसकी एंट्री पास होगी नहीं। बी में लिखा है क्रेडिटर्स वेर 16,000, they accepted machinery value 18,000 in settlement of the claim। अब देखो अगेन मेरा यहाँ पे जो एक क्रेडिटर है वो है 16,000 का क्रेडिटर, और उसको मैंने मशीन दे दी मेरी 18,000 रुपए की। तो मैंने मेरी मशीन दे दी और बोला लेकिन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री। जैसे हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं दिखाई, वैसे यहाँ पे इस मशीनरी की भी एंट्री नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट के बीच में आएगा। हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में मशीनरी को कुछ भी लेना देना नहीं होगा। सी, क्रेडिटर्स वर्थ 90,000 रुपीज के हैं, ओके। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000, उन्होंने हमारी बिल्डिंग 1,20,000 की एक्सेप्ट कर ली। एंड पे टू द फर्म, और उन्होंने फर्म को पे कर दिया 30,000, पेड टू द फर्म। इसका मतलब क्या था कि ये क्रेडिटर हमारा बहुत अच्छा था,
जिसने 90,000 की जगह पे 1,20,000 की बिल्डिंग ली, मतलब 1,20,000 मतलब 30,000 हाँ। ज्यादा लिया, और उसने बोला कि एक काम करो, 30,000 एक्स्ट्रा है वो मैं आपको वापस देता हूँ। तो इसीलिए इसकी एंट्री हम पास करेंगे क्योंकि उसने हमको वापस 30,000 रियल दिया। तो कैश कम्स इन हुआ टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। यस सर। 30,000, 30,000। नरेशन being the cash paid to the firm, एंड हम इसको क्लोज कर देंगे, टोटल करना नहीं है, मैं रिपीट करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट में लिखा है, पास करो जनरल फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अंडरलाइन कर लेना, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहला एंट्री है, सेल ऑफ एसेट की आपने 50,000। तो आप अगर सेल ऑफ एसेट करोगे और हमें सिर्फ एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की, तो इसीलिए आपके पास कैश आएगा क्योंकि आपने एसेट को बेचा, आपने एसेट को सेल किया, तो आपको मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एन अमाउंट वुड बी 50,000, 50,000। नरेशन में आप लिख दोगे, बीइंग द सेल ऑफ एसेट्स। बी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज 10,000, मतलब आपने पेमेंट किया लाइबिलिटी वालों को, मतलब आपको देना पड़ा, आपके पास से पैसा जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश गोज आउट टू। और यहाँ पे एंट्री आएगी, लाइबिलिटी थी इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000। हमने पेमेंट लाइबिलिटी के लिए किया है इसीलिए बीइंग पेमेंट मेड टू लायबिलिटीज। सी, अब सी में लिखा है, कमीशन ऑफ 5% इज अलाउड टू मिस्टर एक्स। एक पार्टनर थे ऑन द सेल ऑफ एसेट पे, मतलब कि ये बोला गया है कि आपका जो कमीशन था ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स, मतलब आपने एक्स को 5% कमीशन दिया सेल ऑफ एसेट का। तो और ए में अगर आप देखोगे तो ए के अंदर में आपने एसेट को सेल किया था जिसका 50,000 रुपया था, तो इस 50,000 रुपये का आप उसको 5% का कमीशन दोगे। सो 5% कमीशन आएगा 2,500 रुपये। तो इसीलिए एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट, या टू एक्स अकाउंट लिखेंगे, एंड अमाउंट वुड बी 2500, 2500। नरेशन में लिख देंगे, बीइंग कमीशन अलाउड, बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर। और इवन आप चाहो तो यहाँ पे हम टू एक्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल कि हम लोग हमेशा टू एक्स कैपिटल लिखें। अब बी में लिखा है, realization expense amounted to 15,000. Firm had agreed with Amrit, a partner, to reimburse him up to 10,000. Okay. तो आपका जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो 15,000 रुपए का हुआ था। फर्म ने एग्रीड किया है अमृत के साथ, जो पार्टनर है, कि उनको रीएम्बर्स कर देंगे 10,000 रुपए तक का। तो दैट मीन्स कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू
अमित कैपिटल, वो अमृत लिखा है बट दैट इज अमित है, या आप अमृत भी लिख दो तो भी चलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल में उन्होंने तो भी 10,000 रुपए ही दिए, बाकी के 5,000 के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ ये जरूर लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 15,000 होगा, पर उन्होंने अभी तो अमित को सिर्फ 10,000 रुपया दिया है, तो हम लोग सिर्फ 10,000 की एंट्री पास करेंगे और यहाँ लिख देंगे कि उसको हम रीएम्बर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस रीएम्बर्स, मतलब अभी अमित ने पे किया था पर उसको हमने 15 में से 10 दे दिया है, बाकी की बाकी है, तो बाकी का हम बाद में पे करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। ऐसा लिखा नहीं है बट हम ये मान के चलते हैं कि वो बाद में देंगे उसको, अभी सिर्फ 10,000 का रीएम्बर्स किया। ई, जेड एक ओल्ड कस्टमर है whose account for rupees 6,000 was written off as bad debt in the previous year में आपने लिख दिया था, paid 60% of the amount written off। अब हमारा जो एक कस्टमर था, जेड एक कस्टमर है, और जो जेड कस्टमर था उससे हमको 6,000 रुपया लेना था और उसको हमने बैड डेप डाल दिया था। क्या कर दिया था? बैड डेप कर दिया था। तो 6,000 रुपया जो बैड डेप था, अब उसने क्या किया, उसमें से 60% हमको पैसा दिया, पेड 60% ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ। तो जो 6,000 रुपया था उसका 60% उसने पे किया, सो दैट कम टू 3,600 पे किया। तो हम अब उसकी एंट्री पास करेंगे, मतलब फर्म को मिला पैसा, तो फर्म को पैसा मिला, इसीलिए हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,600 3,600, एंड नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, रिकवर हुआ अप टू 60%। एफ, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 10,000 रुपीज, रियलाइज 150, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए का, आपने उसको बेचा एट 150% पे। रियलाइज का मतलब होता है सेल करना, तो दैट मीन्स आपको 10,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, परसेंटेज को हटा दूं, तो दैट विल कम टू 15,000 रुपीज। मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये में सेल हुआ, तो 15,000 रुपये में सेल हुआ तो 15,000 अकाउंट डेबिट, 15,000 अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। मतलब बैंक में पैसा आया, क्योंकि आप कोई भी चीज सेल करोगे तो पैसा बैंक में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो ऑल दी एंट्रीज आर ओवर। हाँ, इसका आप नरेशन लिख सकते हो। नरेशन में हम दे देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट आपने रियलाइज किया 150% पे। तो ये इसकी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है इस सम की। सर सो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ए में लिखा है लोन। सो लोन ऑफ 10,000 एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। तो पार्टनर का जो लोन था वो होने वाला है रिफंड। अ लोन ऑफ 10,000 जो एडवांस किया था बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। तो इसीलिए अब एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो जो फर्म ने लोन लिया था उसने रिफंड कर दिया है बैंक फर्म ने, तो 10,000 10,000। सो बिंग, अच्छा यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग ने पार्टनर का नाम नहीं लिखा, नहीं तो पार्टनर का नाम लिख देते अगर देते तो बिंग पार्टनर्स लोन वाज रिफंडेड बाय फर्म। अगर फर्म रिफंड कर रहा है इसलिए बैंक में से पैसा गया। बी, एक्स अब पार्टनर है, टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स,
मतलब उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया, मतलब आपने पहले कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। अगर आप देखोगे तो हमारे फॉर्मेट में भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी एसेट्स, यहाँ पे के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। तो पार्टनर एसेट्स ले सकता है अगर वो कोई भी अनरिकॉर्डेड है तो, बराबर है। तो पार्टनर ने एसेट लिया है तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो दैट इज, so we will write down over here X capital account debited to realization, and that is the amount of 300 rupees. नरेशन में लिख देंगे being typewriter taken over. C, undistributed balance of profit and loss account 30,000. The firm has three partner XYZ. तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपीज, और वो जो 30,000 रुपीज दे रखा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पीएनएल रेशियो नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इफ नॉट गिवन। सो वी विल से दैट एक्स को मिलेगा, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 10,000, and narration would be being debit balance of profit and loss account distributed। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डी, डी में लिखा है एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 1,25,000। एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज मतलब बैंक में पैसा आया तो क्या आपने रियलाइज किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000 1,25,000। नरेशन में हम लिख देंगे बिंग एसेट्स रियलाइज्ड। ई, वाई who undertakes to carry out the dissolution proceeding, मतलब वाई जो था वो रेडी था कि सारी डिसोल्यूशन की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो खुद करेगा, और उसके लिए उसे 2,000 रुपया पे किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वाई को पे किया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल 2,000 2,000 being dissolution charges paid। उसको हम डिसोल्यूशन के सारे चार्जेस 2,000 रुपया पे करेंगे। एफ, क्रेडिटर्स आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 30,000। क्रेडिटर को 30,000 का था, उसके सामने हमने उसको 28,000 ही पे किया। हमने 28,000 पे किया तो हमें तो सिर्फ 28,000 की ही एंट्री पास करनी है, और हमने पे किया तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट 28,000 और वर्थ हैज फुल सेटलमेंट। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे being creditors paid in full settlement, and all the entries are passed. So your question number 7 gets over here.